हेलो एंड वेलकम टू केसर बॉटनी क्लासेस। हमारी बॉटनी सीरीज का थर्ड लेक्चर है डीएनए पैकेजिंग। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक 2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है। हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना है, डीऑक्सी शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, जिसमें प्यूरिन और पिरामिडीन आते हैं। जिसमें शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप तो डीएनए की बैकबोन बनाते हैं और जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इन दो हेलिकल स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ के रखते हैं, जिसमें एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ पेयर करता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ पेयर करता है। अब डीएनए को जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसे खींच के एक स्ट्रेच में सीधा कर दूं तो वो अराउंड तक बैठता है 2 मीटर तक का लंबा। और वहीं न्यूक्लियस का साइज जो एवरेज साइज होता है वो होता है 6 माइक्रोमीटर तक। तो अगर आप ऐसे इन दोनों को देखें तो ये अराउंड जो न्यूक्लियस है वो अराउंड 3 लाख गुना ज्यादा ये छोटा है इस डीएनए के लेंथ से। तो कैसे ये पॉसिबल है कि इतना लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट है? दूसरा, वो इस तरीके से भी प्रेजेंट है कि वो एसेसिबल है एंजाइम्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स के कि डीएनए अपना सही से काम कर सके। आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है और इन लास्ट इस आरएनए से थ्रू ट्रांसलेशन ये बनाता है प्रोटीन जो आगे सारे हमारे फिजियोलॉजिकल रोल निभाते हैं। तो डीएनए से आरएनए भी बने उसके लिए ये डीएनए इस फॉर्म में तो हो कि ये अपने आप को डीएनए से आरएनए बना सके। और इस पे ये डीएनए से आरएनए बनता कैसे है कि जब इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो एक एंजाइम है वो आके लगता है इस डीएनए के ऊपर, तभी आरएनए बनाता है। या डीएनए को जब रेप्लिकेट करना होता है तो वो अपने ऊपर एंजाइम लगाता है डीएनए पॉलीमरेज, जिससे क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो कोई भी एंजाइम इस पे आके लग सके उस स्थिति या उस पोजीशन में तो हो कि ये फिट इस तरह ना हो जाए कि ये अपना इंटीग्रिटी ही लूज कर दे। तो उसके लिए डीएनए अपने आप को कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए डालता है। कंडेंसेशन का मतलब आप यहाँ समझ लीजिए एक तरीके से वो खुद को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाता है या वो खुद को कई गुना ज्यादा फोल्ड कर लेता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा बैग दूं और मैं आपको एक बहुत बड़ी सी रस्सी दूं और कहूं कि इस रस्सी को इस बैग के अंदर डालो, तो आप क्या करोगे? इस रस्सी को फोल्ड कर करके एक छोटी एरिया में करोगे और फिर इस रस्सी को इस बैग के अंदर डालोगे। तो यही बैग हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये रस्सी हमारे यहाँ पे डीएनए है। ठीक है, तो मैंने आपको जो ये बताया कि डीएनए हमारा 2 मीटर लंबा है, वो कब है? जब एक स्ट्रेच फॉर्म में। तो सबसे पहले जो नेचुरल फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है वो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये कंडेंसेशन लेवल मैंने यहाँ 0 इसलिए लिख रखा है क्योंकि हम नेचुरल फॉर्म से बात करते हैं। नेचर में जो नॉर्मल डीएनए प्रेजेंट है वो इन डबल हेलिकल फॉर्म प्रेजेंट है, यानी जो हम 2 मीटर की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में है, जिसमें उसकी जो विड्थ होती है वो अराउंड हमारी कितनी होती है? 2 नैनोमीटर, या हम उसको बोलते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो फिलहाल हम नैनोमीटर में अपने सारे डाटा लेके चलेंगे। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक स्ट्रैंड या क्रोमेटिन फाइबर इतना लंबा है, मैं उसे छोटा जब करूंगी, जब मैं इसे छोटा करूंगी या इसको मैं कंडेंस करूंगी, तो ये लेंथ भी जब छोटा होगा तो इसका जो विड्थ होगा ये बढ़ जाएगा। अगर मैं इस लंबे से फाइबर को छोटे फॉर्म में करूंगी तो लेंथ तो इसकी कम होगी लेकिन इसकी जो विड्थ होगी वो बढ़ती जाएगी। तो यही हमारे जो आगे के कंडेंसेशन होंगे कि कैसे मैं हमेशा विड्थ को बढ़ाती जाऊंगी। तो आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि मैं विड्थ जरूर बढ़ा रही हूँ लेकिन लेंथ या डीएनए कंडेंस हो रहा है। ठीक है, डबल हेलिक्स वो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है जो सारे के सारे फिजियोलॉजिकल रोल निभाता है। इसमें दो ग्रूव या गड्ढे होते हैं, माइनर जो कि छोटा गड्ढा है और मेजर जो कि बड़ा गड्ढा है। ये दोनों ग्रूव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आके प्रोटीन बाइंड करती है। अब वो प्रोटीन कौन सी है? उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई एक रस्सी है जो बहुत बड़ी है, उसे आपको किसी छोटी सी जगह में करना है तो आप उसको किसी चीज के ऊपर लपेट लपेट के रख दोगे, या आप जैसे आपका सुई धागे वाली रील होती है ना, उसमें जो रील होती है जो धागे को लपेट के रखती है, तो उसमें आप क्या करते हो? एक बहुत बड़े धागे को उस रील के डंडे पे लपेट के एक कम जगह पे रख पाते हो।
उसी तरह ये हिस्टोन प्रोटीन काम करती हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती हैं? ये वाली जो हुई हमारी, ये हमारी हुई हिस्टोन प्रोटीन जो बीड लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, और डीएनए उसके अराउंड रैप कर करके एक पूरी चेन बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। ये आपको अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक स्ट्रिंग पे छोटे छोटे मोती के माला टाइप के या मन के आपको दिखेंगे। इसीलिए हम न्यूक्लियोसोम वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। और यहाँ पे जब ये कॉम्पैक्शन हो जाता है तो इसकी विड्थ यहाँ पे हो जाती है 2 नैनोमीटर से बढ़कर 11 नैनोमीटर की। ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन काम करती है एज अ मॉलिक्यूलर स्पूल। स्पूल का मतलब होता है वो रील, जो मैंने अभी आपको कही थी ना, सुई धागे वाली रील, ये एग्जैक्टली उसी की तरह काम करती है। इसमें हमारी जो रील पे जैसे हमने धागा चढ़ा रखा है, उसी तरह ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड अपने आप को लपेटता है। अब जब ये लपेटता है तो ये रील तो आपकी बड़ी है, तो इस पे कई सारा धागा लपेट जाता है। हिस्टोन थोड़े छोटे होते हैं, इनफैक्ट काफी छोटे होते हैं, तो ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए सिर्फ 1.65 टन ले पाता है। कहने का मतलब एक बार पूरा टन लिया, फिर दूसरी बार जब लेता है आधे से थोड़ा सा ज्यादा यानी 0.65, तो ये डीएनए यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ से अंदर आया, 1 टन पूरा लिया, थोड़ा सा और आधा के करीब लिया और फिर ये बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए डीएनए का जो हम टन लिखते हैं वो लिखते हैं 1.65 टन, जिसमें अराउंड 147 बेस पेयर तक डीएनए के आ जाते हैं। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, ये 2 तरीके की होती हैं। पहली कोर हिस्टोन प्रोटीन, दूसरी लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। अब इसे आप ऐसे समझिए, जो डीएनए जिन प्रोटीनों के अराउंड लपेटा हुआ है, इनको तो हमने बोला कोर हिस्टोन प्रोटीन, और जो ये डीएनए जो बाहर निकल रहा है और इसके लिए यहाँ अंदर आ रहा है, इस डीएनए को तो पहले हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। यानी जो 2 हिस्टोन ऑक्टामर है, ये वाले, एक ये हिस्टोन ऑक्टामर और एक अपना ये हिस्टोन ऑक्टामर, इनको जोड़ने वाला डीएनए उसको हमने बोला लिंकर डीएनए। और इस डीएनए के ऊपर जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन लगेंगी उसे हम बोलते हैं लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो कोर हिस्टोन प्रोटीन होती है वो होती है 4 तरीके की। पहला H2A, दूसरा H2B, तीसरा H3 एंड चौथा H4। ये चारों की चारों 2-2 के मल्टीपल में रहती हैं। जैसे H2A भी 2 बार रहेगी, H2B भी 2 बार रहेगी, 3B और 4B। तो ओवरऑल ये कितनी हो गई? 8 हो गई। इसीलिए इस हिस्टोन को हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, क्योंकि इस कोर के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं और उनका नाम होता है H2A, H2B, H3 एंड H4, जो मल्टीपल ऑफ 2 में रहती हैं। वहीं जो लिंकर हिस्टोन है वो होती है H1। अब ये हमारा हिस्टोन हो गया। अब बेसिकली जो लिंकर प्रोटीन है उसका क्या काम होता है? वो काम करती है जो ये डीएनए यहाँ पे एंट्री ले रहा है और जो ये डीएनए एग्जिट ले रहा है, ये वाला जो लिंकर डीएनए है, इसके ऊपर आके लगना, जिससे ये जो हमारी रैपिंग हुई है ये ढीली ना हो जाए या ये लूजनिंग ना हो, उसका ये ध्यान रखती है H1 या लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। अब इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे ये रैपिंग हुई और ये लिंकर डीएनए है हमारा जो बाहर निकल रहा है या अंदर इसके लिए घुस रहा है, तो ये वाली हमारी हुई H1। अब ये जो हमारा इसका विड्थ हो गई, क्योंकि अब नॉर्मल जो क्रोमेटिन वो डीएनए था वो अराउंड कितना था? 2 नैनोमीटर था। जब ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लग के जो बीट्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो हमारा हो जाता है 11 नैनोमीटर तक का। अब ये हमारी बीट्स ऑन द स्ट्रिंग हो गई। अब इसके अंदर सेकेंड लेवल का कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है। ये जो न्यूक्लियोसोम है, जो हमारे ये इस तरह से जो डॉट 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 से हमने दिख रहे थे, ये क्या काम करते हैं? ये खुद को या तो सोलेनॉइड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे या जिगजैग फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, और ज्यादा कॉम्पैक्ट होने के लिए और पास पास आके अरेंज हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा कि इसे आप 2 तरीके से देखिए। सोलेनॉइड क्या होता है? आपने स्प्रिंग देखी है कि स्प्रिंग कैसे चल रही होती है? इस तरीके से कुछ स्प्रिंग जा रही होती है, जो नॉर्मल एक पेन की कोई भी स्प्रिंग आप देख लीजिए, वो तो फॉर्म हुआ सोलेनॉइड वाला। और जिगजैग क्या हुआ कि जेड का फॉर्म, एक हमारा यहाँ है न्यूक्लियोसोम, दूसरा अपना यहाँ है, फिर अपना यहाँ है, फिर यहाँ है, तो जिगजैग तो ये पैटर्न हो गया। सोलेनॉइड हो गया एक तरीके से वो स्पाइरल वाला जो नॉर्मल चलता जाता है। इसमें आपको बस 2 चीजें याद रखनी है सोलेनॉइड और जिगजैग मॉडल में, कि जो ये सोलेनॉइड मॉडल होता है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा एक अंदर थोड़ी सी स्पेस भी तो होगी जब ये नॉर्मल स्प्रिंग में जैसी होती है। तो जो H1 जो मेरी लिंकर प्रोटीन थी या लिंकर हिस्टोन था, वो वाली प्रोटीन तो इसमें इनसाइड होगी क्योंकि यहाँ पे अंदर जगह है। वहीं अगर मैं जिगजैग की बात करूं तो H1 की पोजीशन बाहर की तरफ होगी।
साथ ही इसमें जो एक न्यूक्लियोसोम होगा वो हमेशा अपने बगल वाले एडजेसेंट वाले को फेस कर रहा होगा। तो इसको जस्ट यानी अगर मैं इसको 1 बात करूं या 2 बात करूं तो जस्ट बराबर वाली कहानी है। तो इसको हमने नाम दिया वन स्टार्ट। और क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को ये फेस करता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जिगजैग की, तो जिगजैग में ये वाला जो न्यूक्लियोसोम है वो फेस करेगा अपने सेकंड वाले को। ये हुआ 1, ये हुआ 2, तो यानी ये इसके लिए कौन सा हो गया? सेकंड नेबर। और सेकंड नेबर की वजह से इसको हम बोलते हैं 2 स्टार्ट हेलिक्स। और जो इसमें H1 की पोजीशन होती है वो बाहर की तरफ होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा। जो न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस होता है और ये क्रोमेटिन फाइबर बनाता है तो ये 2 फॉर्म में अरेंज होगा, आइदर या तो सोलेनाइड हो जाए या आइदर ये जिगजैग में हो जाए। और अब इसकी जो विड्थ होगी हमारी, वो विड्थ हो जाएगी 30 नैनोमीटर। और ये जो हमारा ये जो मॉडल पूरा बनता है या ये जो पूरा फॉर्म बनता है उसको हम बोलते हैं 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, तो अब जो हमारा ये वर्ड आता है क्रोमेटिन, यहां से स्टार्ट होता है। न्यूक्लियोसोम के बाद जब और कंडेंसेशन होता है, जब वो 30 नैनोमीटर तक की स्टेज पे आता है, तब हम डीएनए प्लस जो अपना हिस्टोन प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो आपने अभी तक ये क्या देख लिया? नॉर्मल डीएनए था, डीएनए किसके अराउंड लपेटा? हिस्टोन के अराउंड। और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम भी जब कई तरीके से और कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज हुए तो उन्होंने बनाया क्रोमेटिन फाइबर। अब हमारा नेक्स्ट होता है, ये हमारा हो गया। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर थे वो अपने आप को और ज्यादा कंजेस्ट करते हैं क्योंकि अभी और कंडेंसेशन करना है। तो वो क्या काम करते हैं? एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्कैफोल्ड, इसको आप बस इतना समझिए, अभी तक तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए ने वो रैपिंग की थी। अब हमारी आती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन फील्ड में। वो क्या काम करता है? ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी ये वाली है, ये इस वाली पे आके अटैच होता है और एक लूप फॉर्म में बना लेता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लूप डोमेन। ठीक है, अब ये जो लूप डोमेन होता है यहां तक आते थे, जब ये एक लूप फॉर्म में बना लेता है तो ये कॉम्पेक्शन हो जाता है। उसमें इस क्रोमेटिन फाइबर का ये जो साइज होता है वो 30 नैनोमीटर से बढ़कर ये हो जाता है अराउंड 300 नैनोमीटर तक। तो इसीलिए लूप डोमेन को अराउंड हम 300 नैनोमीटर क्रोमेटिन लूप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 चीज समझने वाली हैं। ये जो हमारी प्रोटीन है ये एक तरीके से ढांचा या फ्रेम की तरह काम करती है जिसपे हमारी ये क्रोमेटिन फाइबर आके अटैच हो सके। अब ये क्रोमेटिन फाइबर जहां पे अटैच हो रही हैं वो अटैच किस वजह से होती हैं? डीएनए के ऊपर कुछ एक रीजन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन, जो मदद करते हैं इस क्रोमेटिन फाइबर को इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्कैफोल्ड के ऊपर लगने में। तो उन्हें हमने बोला एसएआर या एमएआर, क्योंकि जो ये हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उसका दूसरा नाम न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है। तो एमएआर हम बोल देते हैं मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन या एसएआर स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन। तो आप इतना समझ गए कि पहले तो हमारा डीएनए था, डीएनए से न्यूक्लियोसोम हुआ, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन फाइबर 30 नैनोमीटर का और ज्यादा कंडेंस हुआ कि जब उन्होंने अपने आप को लूप बनाया और वो अराउंड हुआ 300 नैनोमीटर तक। अब ये तो कहानी हमारी थी नॉर्मल इंटरफेस तक की, जो नॉर्मल हमारा डीएनए या अपना जो क्रोमेटिन फाइबर है वो पढ़ा हुआ है। लेकिन जब हमारा सेल एक सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म में कब देखा जाता है? वो देखा जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, या जब हमारा सेल आइदर माइटोसिस या मियोसिस में जाता है, तब जब उसका मेटाफेज फेज आता है, जो माइटोटिक या मियोसिस का एम फेज आता है, तब वो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है और उस फॉर्म में सबसे ज्यादा कॉम्पैक्शन होता है, दैट इज अराउंड 10,000 गुना वो ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है और उसका साइज हो जाता है इस क्रोमोसोम का अराउंड 700 से 1400 नैनोमीटर तक। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि अभी तक मेरी एक स्ट्रैंड चल रही थी, लेकिन मेटाफेज पे आके 2 कैसे हो गई? हमारा डीएनए तो सिंगल ही है, अब ये 2 किस तरीके से हो गई? अब हम उसको देखते हैं या उस चीज को बेसिकली समझते हैं। तो ये कहानी चालू होती है जब एक सेल डिवाइडिंग फेज में एंटर करता है। डिवाइडिंग फेज आइदर माइटोसिस हो सकती है या मियोसिस हो सकती है। अब माइटोसिस समझ के चलिए, मान लीजिए मेरी एक सेल है, उसे एग्जैक्टली 2 डॉटर सेल बनानी है, यानी 2n से 2n ही बनानी है। तो वो क्या काम करेगी? ये सेल अपने आप को पहले रेप्लिकेट करेगी, अंदर ही अंदर जितना भी मेरे सामान होगा मैं उसको रेप्लिकेट करूंगी। वो ऐसा करती क्यों है? क्योंकि नेचर ना बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, जो अगर मान लीजिए अगर उसे अपने आप को हिस्सा बंटवारा करना है, कोई एक जगह पे हिस्सा बंटवारा हो रहा है,
तो अगर उसे हिस्सा बंटवारा करना है तो वो ना एग्जैक्टली सिमिलर चीजें देगी। अगर उसने अपनी एक बेटी को एक चीज दी है तो दूसरी को भी एग्जैक्टली वही देगी। उसके लिए क्या काम करना है, जो भी चीज मेरे पास है उसकी मैं ना एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी निकालूंगी। जो मेरे पास इसमें है मैं एग्जैक्टली एक और चीज अपने पास लाऊंगी और फिर मैं अपनी वो चीजें दोनों अपनी डॉटर सेल को बांट दूंगी। तो अब ये रेप्लिकेशन सिर्फ मेरे डीएनए का नहीं, मेरे जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनका होगा प्लस डीएनए का होगा। अब यहाँ पे ना एक चीज समझिए, हम दो चीजों की बात करेंगे। पहला होगा प्लॉइडी लेवल और एक चीज होगी डीएनए का कंटेंट। ठीक है, आप इसे ऐसे समझिए, प्लॉइडी लेवल तो हम एन से डिनोट करेंगे और डीएनए का कंटेंट हम सी से डिनोट करेंगे। अगर मेरी कोई एक ह्यूमन या जो जाइगोट बनता है, जो एक मेरा बेसिक सेल बन रहा है, वो बनता कैसे है? एक तो मेरा आता है जो गैमेट आता है, एक आता है फादर से, एक मेरा आता है मदर से। ठीक है, ये एक एन हुआ, एक मेरा फादर का हुआ एन। जब ये दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये मेरा एक नॉर्मल ह्यूमन सेल बनता है जो होता है 2n = 46। यानी मदर से हमारे कितने आ रहे हैं एन, एक मदर से एक सेट आया 23 का सेट, फादर से आया 23 का सेट। मैं ये ह्यूमन की बात कर रही हूँ। अब मैं बात करूं कंटेंट की, यानी मेरा डीएनए का कंटेंट से मैं हमेशा बात करूंगी डीएनए का मास कितना है। मैं ओवरऑल डीएनए मास की बात कर रही हूँ। मेरे अगर मदर के इस वाले में 23 जो मेरे क्रोमेटिड है या क्रोमोसोम है, उनका मास अगर मेरा सी है और मेरे इधर वाले फादर का भी मास सी है, तो मेरे ये जो एक ह्यूमन जो जाइगोट बना उसका मेरा मास कितना हो जाएगा 2C। तो मेरा ओवरऑल स्टार्टिंग कहानी कहां से चालू हुई, 46 मेरे पास क्रोमोसोम है और डीएनए का कंटेंट मेरे पास 2C है। यही अगर जब मेरा माइटोसिस में जाएगा तो मेरी जो सेल्स बनेंगी वो एग्जैक्टली 2n और 2C में बनेंगी। वहीं अगर मैं मियोसिस में जाऊं या रिडक्शन डिवीजन में जाऊं तो मेरी जो 4 सेल बनेंगी वो होंगी n, प्लॉइडी लेवल आधा हो जाएगा, साथ ही साथ उसका जो डीएनए का मास है वो भी आधा हो जाएगा, 2C से C हो जाएगा। लेकिन इस चीज के प्रोसेस से पहले एक प्रोसेस आएगा डीएनए रेप्लिकेशन का, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि डीएनए या कोई भी चीज है सेल ऑर्गेनल, वो अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे जिससे वो इक्वली अपने डॉटर सेल में बांट सके। और वो वाली कहानी हमारी होती है एस फेज के टाइम। अब इसे आप ऐसे देखिए, जो मेरी सेल साइकिल होती है वो 2 फेज में बटी हुई है। पहली तो होती है इंटरफेज और दूसरी होती है मेरी एम फेज। ये एम फेज या तो माइटोसिस, अगर माइटोसिस चल रही है तो माइटोसिस, मियोटिक साइकिल चल रही है तो मियोटिक वाली चीज हो गई। अब मेरा इंटरफेज में 3 चीजें आती हैं। पहला G1, दूसरा S, तीसरा होता है G2। ये मैं पूरा डिटेल में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ आप बस इतना समझ लीजिए, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हमारा होगा एस फेज के टाइम पे। ये जो मेरी एस फेज है, जो इंटरफेज की जो सेकंड फेज है, उसमें हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इसे आप ऐसे समझिए, एक मान लीजिए आपका डीएनए का पूरा क्रोमेटिड है, वो जस्ट रेप्लिकेट होके एग्जैक्टली कॉपी पूरा का पूरा 2 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 उसके पास अब क्रोमेटिड हो गए, लेकिन ये आपस में ना भी अलग नहीं होते, वो आपस में जुड़े रहते हैं। किसकी मदद से? कोहेसिन प्रोटीन की मदद से। ये कोहेसिन प्रोटीन इन दोनों को आपस से अलग नहीं होने देता। अब आप इसे ऐसे देख सकते हैं, मैं जीवन की बात कर रही हूँ, यानी मेरा भी रेप्लिकेशन नहीं हुआ है बिफोर एस फेज से। जब मेरा नॉर्मल जो डीएनए है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था, डीएनए ने अपने आप को क्रोमेटिन लूप के फॉर्म में अभी कंडेंस फॉर्म में रखा हुआ है। डीएनए अभी हमारा किस फॉर्म में है, क्रोमेटिन उसमें लूप के फॉर्म में। अब जो ये मेरा जो डीएनए है, इसको अपने आप को रेप्लिकेट करना है। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये क्या काम करेगा, आपस में अलग तो हुआ नहीं है, कोहेसिन की वजह से ये जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सेल की, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4, 5 और 6। मेरे पास n 2n हमारे पास 6 है। मतलब एक अगर मैं फादर की बात करूं या एक मदर के मैं n की बात करूं तो वो 3 आए, 3 फादर से 3 उससे। यही मैं बात करूं जब मेरा रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, मेरे पास क्रोमोसोम कितने? 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3, 4, 5, 6। यानी क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, मेरा 2n अभी भी 2n ही है। लेकिन मैं क्रोमोसोम कंटेंट या मास की बात करूं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल 2C कंटेंट था मेरा। 2C क्यों? 1 C आया फादर की तरफ से, 1 C आया मदर की तरफ से। यहाँ पे क्या हुआ, हर एक के पार्ट डबल हो गया, यानी मेरा जो 2C कंटेंट था वो हमारा डबल होके कितना हो गया, 4C। ये मैं इस वाली स्लाइड में आपको बता रही हूँ।
डीएनए कंटेंट ऑफ प्लॉइडी लेवल आफ्टर एस फेज क्या हो जाता है, डीएनए कंटेंट तो 2C से 4C हो जाता है, बट जबकि जो प्लॉइडी होती है वो रिमेन द सेम। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब हमारी कहानी क्या हुई, अब मेरा इंटरफेस निकल गया, मेरा अब सेल माइटोसिस या मेयोटिक साइकिल के लिए एंटर कर गया। अब जो मेरा क्रोमोसोम था, जो क्रोमोसोम लूप के फॉर्म में पड़ा हुआ था, वो और ज्यादा कंडेंस होना चालू होगा, क्योंकि अब जब उसे मूव करना है एक से दूसरे सेल में तो इजीली मूव कर पाए, उसके लिए ना वो फैले फैले की जगह वो कंडेंस होके एक जगह पे आने की और ज्यादा कोशिश करता है। उसमें रोल प्ले करती है हमारी जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन थी, उसमें से एक प्रोटीन निकल के आती है जो प्रोटीन है कंडेंसिन। कंडेंसिन का काम क्या होता है, जो मेरे लूप थे, जो जिसे हम लूप एक्सक्लूजन बोलेंगे, जो लूप्स थे वो और ज्यादा हमारे टाइटन होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो और ज्यादा यहाँ पे इनिशिएट हो गया। प्रोफेज जो मेरी जो माइटोसिस की जो फेज होती है, जो माइटोसिस या मियोटिक की, मैं फिलहाल माइटोसिस को लेके चलती हूँ, मियोसिस हम बकायदा पूरा नेक्स्ट साइकिल में जो अपने नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। माइटोसिस की 4 फेज कौन सी, प्रोफेज, उसके बाद अपना मेटाफेज, फिर आती है अपनी एनाफेज और लास्ट में अपनी आती है टीलोफेज। प्रोफेज वो जिसमें हमारा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। अब जब ये कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, फिर आती है हमारी नेक्स्ट मेटाफेज फेज, जिसमें जो मैंने आपको बताए थे कि जो मेरे ये जो क्रोमोसोम के जो लूप है हमारे, जो अभी अभी ऐसे आपस में ड्यू टू कंडेंस, जो हमारी कोहेजन प्रोटीन थी जिसकी वजह से चिपके हुए थे, वो क्या काम करते हैं कि अब मैक्सिमम कंडेंसेशन उनका हो चुका है, मतलब अराउंड मैंने 10,000 टाइम गुना ये कॉम्पैक्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ जो मेरी ये कोहेजन प्रोटीन यहाँ तक ये जो इनको अटैच करके रखी हुई थी, वो क्या होती है, ये जो आर्म वाली जो वो होती है ना कोहेजन प्रोटीन, ये हट जाती है। उससे क्या होता है, ये क्रोमोसोम ना एक्स शेप का बन जाता है। अब सिर्फ कोहेजन प्रोटीन यहाँ सेंट्रोमियर के पास यहाँ पे पड़ी हुई है, जो इसको सिर्फ इस पॉइंट से अटैच करके रखी हुई है। यहाँ से हट गई तो ये जो दो हमारे स्ट्रैंड है क्रोमेटिड है, वो फ्री हो जाते हैं और हमें जो क्रोमोसोम जो मेटाफेज पे जो सबसे बड़ा कॉम्पैक्टेड स्टेज है, वहां पे एक्स शेप में विजिबल हो जाता है, जिसमें क्लियरली जो उसकी सिस्टर क्रोमेटिड है वो विजिबल होने लगती है। अब यहाँ पे जो हमने बात करी थी, जो मेरे क्रोमेटिन लूप्स थे, वो और ज्यादा कंडेंस फॉर्म में आते हैं, और वो कंडेंस फॉर्म में क्या काम करते हैं, वो रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे आप ऐसे देखिए, जो हमने आपको ऐसे देखा था, ये जो हमारे क्रोमेटिन लूप्स थे, जो हमने ऐसे ऐसे बनाए हुए थे, जो किसके सारे चिपके हुए थे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्कैफोल्ड के सारे ये जो लगे हुए थे, हमारे जो 300 नैनोमीटर का फाइबर था, वो और ज्यादा कंडेंस होता है और एक अपने आप को स्कैफोल्ड प्रोटीन का एक और वो पूरा फ्रेम लाता है, जिसके अराउंड ये जितने क्रोमेटिन लूप से हमारे, वो अब रोजेट फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिससे वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो पाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इनिशियल से क्रोमोसोम तक की स्ट्रक्चर को देखें, तो आप यहाँ राइट हैंड साइड से देखिए, सबसे पहले डीएनए था। डीएनए ने अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करा, और ये न्यूक्लियोसोम जो बीट्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो था वो बना। ये न्यूक्लियोसोम फिर से अराउंड अपने ऊपर सोलेनॉइड या जिगजैग फॉर्म में बना, और ये 30 नैनोमीटर का क्या बना, क्रोमेटिन फाइबर बना, जो 30 नैनोमीटर का था। क्रोमेटिन फाइबर फिर से ये जो 30 नैनोमीटर का क्रोमेटिन लूप बनाता है, जिसे हमने लूप डोमेन भी कहा था। अब ये लूप डोमेन प्रोफेज के पास आने तक, ये जो लूप डोमेन तो यहाँ तक हो गया, अब जैसे प्रोफेज हुआ तो और ज्यादा कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और ये अब इस फॉर्म में आ जाता है, रोजेट्स ऑफ क्रोमेटिन लूप के फॉर्म में। और अगर ये जब पूरा जब कंडेंस फॉर्म में दिखता है, तब हमें ये क्रोमोसोम इस तरीके का दिखाई देता है। इतना हम समझ गए। अब यहाँ पे ना हमारे जो मेनली हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट कौन से हैं? पहला, स्कैफोल्ड मैट्रिक्स। स्कैफोल्ड मैट्रिक्स कौन सा? वो फ्रेम जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फ्रेम है, जिसमें बेसिकली जो प्रोटीन है वो दो काम कर रहे हैं यहाँ पे। पहली, कंडेंसिन प्रोटीन जो डीएनए है उसको कंडेंस करेगी। दूसरी, कोहेसिन जो दो स्ट्रैंड है हमारी डीएनए की, उनको आपस में जोड़ के रखी हुई। कंडेंसिन करेगी, कोहेसिन एक तरीके से ग्लू का काम कर रही है, चिपका के रखेगी। सार और या एमएआर हमारे कौन से थे? वो डीएनए के रीजन जो स्कैफोल्ड प्रोटीन से जोड़ के रखते हैं। लूप डोमेन वही जो हमारे 300 नैनोमीटर वाले जो लूप्स थे, वो वाले लूप की बात कर रहे हैं। और मेटाफर जो क्रोमोसोम होता है, वो मैक्सिमम स्टेज ऑफ कंडेंसेशन कहलाता है, जिसमें बेसिकली हमारी जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो दिखाई दे रही होती है। अब सिस्टर क्रोमेटिड को ध्यान से एक चीज ये समझ के चलिएगा कि एग्जैक्टली सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। हमने ये कहा था कि जो मेरे सेट हैं, एक तो हमारा जो सेट आ रहा है क्रोमोसोम का, एक आता है
फादर की तरफ से, एक आता है मदर की तरफ से। मान लीजिए मेरे 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 23 फादर की तरफ से आए, 23 मदर की तरफ से आए। तो आप इन 23 क्रोमोसोम की नंबरिंग कर लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 23 तक। सेम इसी तरह फीमेल की, तो जो नंबर 1 क्रोमोसोम फादर का है वो होमोलोगस होगा नंबर 1 ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मदर। तो मान लीजिए एक मेरा ये क्रोमोसोम जो फादर से आया, जो एग्जैक्टली सिमिलर है मदर के क्रोमोसोम से, उसे तो हमने बोला उन 2 क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम। जब ये रेप्लिकेशन हो जाता है, इन दोनों ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया, तो जब ये रेप्लिकेटेड वाली, अगर मैं एक सिंगल इस क्रोमोसोम को उठा के चलूं, तो इनकी जो दोनों क्रोमेटिड होंगी वो तो होंगी सिस्टर क्रोमेटिड। यानी इस वाले क्रोमोसोम के लिए कौन सी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, ये वाली और ये वाली। सेम अगर मैं इसके दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करूं, तो ये हो गई इसकी सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मैं इन दो की बात करूं, तो ये आपस में क्या होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये यहां तक हम समझ गए कि हमारा डीएनए से क्रोमोसोम फॉर्म तक कैसे पहुंचता है। अब जो हमारा ये क्रोमोसोम फॉर्म में आ गया, ये जो जो स्ट्रैंड है, जो 2 डबल बनी है, वो सेपरेट होती हैं एनाफेज के टाइम पे। अगर मैं माइटोसिस की बात कर रही हूँ, तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस या मियोसिस 2 जब आती है, मियोसिस जो होती है 2 स्टेज में होती है, 1 एंड 2। जो सेकंड है उसका जो एनाफेज 2 आता है, उसमें ये वाली जो 2 स्ट्रैंड होती है वो सेपरेट होती है। ये वाला जो पूरा चीज है वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम पूरी सेल साइकिल को देखेंगे, जिसमें हम उसका पूरा ओवरव्यू लेंगे, कैसे डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, उसके सारे चेक पॉइंट, साइक्लिन, सीडीके, हम सब कुछ देखेंगे। बट वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबी हो जाएगी स्लाइड। जब तक के लिए यहाँ पे आप इतना समझ गए कि हमारा कैसे एक डीएनए कंडेंस होके एक ओवरऑल क्रोमोसोम में आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।